सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? जो आज का टॉपिक है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, सभी को स्क्रीन आई होप दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये आपका जल विद्युत केंद्र है। ठीक है, जहाँ पर हम वाटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं, हाइड्रो और इलेक्ट्रिक। ठीक है, मतलब जल विद्युत केंद्र है यहाँ पर आपके, जल विद्युत शक्ति केंद्र। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके अलग अलग चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जैसे वाटर स्टोरेज है। ठीक है, डैम है, इसके बाद में पेन स्ट्रोक, वॉल्व, नोजल, टरबाइन शाफ्ट, टरबाइन और सर्ज टैंक है। ठीक है, और इसके बाद भी जो डिवाइसेस लगी होती हैं, इसके बाद भी कुछ डिवाइसेस लगी होती हैं यहाँ पर, जो आपके मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारे इंडिया में बात करें तो बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जिनके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इंडिया में आपूर्ति की जाती है। ठीक है, जैसे हम लार्जेस्ट पावर प्लांट की बात करें या टॉप 5 लार्जेस्ट पावर प्लांट की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि जो टिहरी डैम है ना, उत्तराखंड, टिहरी डैम है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्लांट है, सबसे बड़ा पावर प्लांट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो। ठीक है, जो इसकी कैपेसिटी है पावर जनरेशन की, वो है कैपेसिटी इसकी 2400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, कितना? 2400 मेगावाट। ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इन इंडिया। ठीक है, यदि हम सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोयना नदी पे बना हुआ है। जैसे टिहरी डैम है, वो टिहरी नदी पे बना हुआ है उत्तराखंड में, जो है इसकी जो कैपेसिटी है 2400 मेगावाट है। और जो सेकेंड लार्जेस्ट जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये कोयना नदी पे बना हुआ है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और जो इसकी कैपेसिटी है ये 1960 मेगावाट है। ठीक है, 1960 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। नोट डाउन भी करते चलिए आप लोग, है ना, नोट डाउन भी करते चलिए। आप पेन कॉपी जो भी लिए होंगे तो एटलीस्ट आप इतना इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो कोयना डैम पर बना हुआ है, सॉरी कोयना रिवर पे कोयना बांध बना हुआ है, जो महाराष्ट्र सतारा सतारा डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है ये 1960 मेगावाट है। ठीक है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पावर प्लांट है, सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ठीक है, यदि हम थर्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो श्रीशैलम है। ठीक है, श्रीशैलम डैम या श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है, और जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसका जो लोकेशन है ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश। और इसकी जो कैपेसिटी है ये 1670 मेगावाट का है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। ठीक है, ये कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। जो श्रीशैलम डैम है, जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना हुआ है, ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये जो आंध्र प्रदेश की कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये यहाँ बना हुआ है। ठीक है, कुरनूल और एक और महबूब नगर करके एक और डिस्ट्रिक्ट है, कुरनूल और महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के बीच में बना हुआ है, जो आपका श्रीशैलम डैम है, श्रीशैलम बांध। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, ये 1670 मेगावाट है। ठीक है, क्लियर है? इसका जो स्टार्ट हुआ था, इसका जो बनाने का कंस्ट्रक्शन का जो काम स्टार्ट हुआ था, ये 1960 से स्टार्ट हुआ था, और 1981 में इसका काम कंप्लीट हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद में फोर्थ लार्जेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया नाफ्था झाकरी डैम। ठीक है, नाफ्था झाकरी डैम है, जो चौथा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत केंद्र है भारत में। चौथा सबसे बड़ा वो है नाफ्था झाकरी डैम। ठीक है, नाफ्था झाकरी डैम। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, और इसको
जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो है ये 4th रैंक में आता है और इसकी जो कैपेसिटी है ये 1530 मेगावाट है। ठीक है, ठीक है, नाथ्ता झाकरी डैम 1530 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और ये सतलुज रिवर पे, जो सतलुज रिवर है ये इसी पे सिचुएटेड है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो जो 4th है डैम, इसकी जो कैपेसिटी है ये 1530 मेगावाट है और इसका नाम है नाथ्ता झाकरी डैम या नाथ्ता झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, फिर इसके बाद में हम 5th लार्जेस्ट पावर प्लांट की बात करें इन इंडिया, तो ये कौन सा है, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे बना हुआ है, गुजरात में ये लोकेटेड है। ठीक है, सरदार सरोवर। ओके, और इसकी जो कैपेसिटी है ये 1450 मेगावाट, 1450 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने सभी 5 पावर प्लांट के बारे में आपको बता दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला लार्जेस्ट पावर प्लांट टिहरी डैम उत्तराखंड, कैपेसिटी जो आपकी है क्या कैपेसिटी, 2400 मेगावाट। सेकेंड, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कोयना नदी पे बना हुआ है महाराष्ट्र में, 1960 मेगावाट। फिर श्री सैलम डैम आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है और ये कृष्णा नदी पे बना हुआ और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1670 मेगावाट। फिर नाथ्ता झाकरी डैम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और इसकी जो कैपेसिटी है ये कितना है, 1530 मेगावाट। फिर सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी पे बना हुआ है और इसकी जो कैपेसिटी है 1450 मेगावाट और ये गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, तो पांचों डैम की आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, मैंने वो आपको बता दिया हूँ। और ये किसके आधार पे है, ये इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के आधार पे ये बताया गया है ना, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के आधार पे ये लार्जेस्ट पावर प्लांट की बात हो रही है। हम इनके जो डैम है, ये हमको डैम के साइज से मतलब नहीं है, हमको डैम का जो गहराई से मतलब नहीं है, हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के आधार पे इनको क्लासिफाई किया है और इनको 5th लार्जेस्ट पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स दिखाए गए हैं, जो आपका ब्लॉक डायग्राम है इसमें आपके अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर स्टोरेज है, वाटर स्टोरेज होता है, जलाशय होता है जहाँ पर हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में बड़े बड़े जलाशय होते हैं जहाँ पर हम वाटर को स्टोर करते हैं। इसके बाद डैम होता है। ठीक है, ये आपका डैम बना हुआ है जहाँ पर हम वाटर को, देखो एक्स्ट्रा जो बारिश का पानी होता है ये यहाँ पर जलाशय में स्टोरेज होता है और डैम में भी स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये डैम दिखाया गया है आपको और यहाँ पर आपको इसका जलाशय दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद में जो इसका पार्ट है ये पेन स्ट्रोक होता है, पेन स्ट्रोक से जहाँ से हम डैम के माध्यम से टरबाइन की ओर वाटर को फ्लो करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो ये पेन स्ट्रोक होता है। ठीक है, पेन स्ट्रोक। फिर इसके बाद में सर्च टैंक है। ठीक है, ये वॉल्व है जिसका काम है हमारे जो भी वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, ऑन ऑफ करना, जब नीड है तो ऑन करना, जब नहीं है तो उसको ऑफ करना। ये नोजल है, नोजल का काम है कि जो वाटर है उसको किस स्पीड से स्प्रे करना है, हमें किस स्पीड से इंजेक्ट करना है टरबाइन की ओर, ये यहाँ पर हम इसके माध्यम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर टरबाइन शाफ्ट है, ये टरबाइन है। ठीक है, ये सर्कुलर जो आपका सर्कुलर ये दिख रहा है आपको, जो ये रिंग टाइप का, इसके ऊपर ये जो है ये फिन्स लगे हुए होते हैं या इसको अपन बकेट भी बोलते हैं, बकेट। ठीक है, ये बकेट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और ये शाफ्ट होता है, शाफ्ट के द्वारा जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटिंग मशीन्स होती है, जैसे जनरेटर होता है, अल्टरनेटर होता है, वो शाफ्ट के द्वारा इससे कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। इस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जब प्राइम मूवर, यहाँ पर हम टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टरबाइन प्राइम मूवर होता है और ये प्राइम मूवर मैकेनिकल एनर्जी इसमें अवेलेबल होती है। जब भी हम वाटर इसमें सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जो कि रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी होती है। इसी मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं कि जनरेटर में इनपुट कराते हैं। ठीक है, और जनरेटर का फंक्शन क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए वाटर को स्टोर करते हैं, हाइट पे स्टोर करते हैं। जब हम वाटर को हाइट पे स्टोर करेंगे तो वाटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। देखो इस समय यहाँ पर वाटर, जब यहाँ पर वाटर है तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसमें हाई होती है। ठीक है, जब यहाँ पर स्टोर्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी हाई है, यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो शून्य होती है। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को पेन स्ट्रोक के माध्यम से हम इसमें गति प्रदान करते हैं कहना चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा अब गतिज ऊर्जा में यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है। तो ठीक है, हमने क्या कि एक एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में इस तरह से एनर्जी को कन्वर्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने वाटर को फ्लो किया, यहाँ पर अभी पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए स्टोर्ड है, यहाँ पर वाटर में पोटेंशियल एनर्जी है, हमने इसको पेन स्ट्रोक के माध्यम से यहाँ से वाटर को सप्लाई करते हैं। जब यहाँ से वाटर को गिराते हैं तो वाटर में अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब यहाँ से वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा होता है तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है वाटर में, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर थी वो अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पेन स्ट्रोक का क्या होता है, पेन स्ट्रोक इसका अलग अलग डायमीटर के होते हैं, ये लगभग 2 से 3 मीटर के इनका डायमीटर होता है, मतलब लगभग 8 से 10 फीट इनका डायमीटर होता है। पेन स्ट्रोक का रखा जाता है जहाँ से हम डैम के माध्यम से वाटर को टरबाइन की ओर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पेन स्ट्रोक मतलब एक तरह से बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम वाटर को सप्लाई करते हैं। इसका डायमीटर लगभग 2 से 3 मीटर के आसपास होता है, मतलब करीब मैक्सिमम 10 मीटर के आसपास इसका, अधिकतम 10 मीटर इसका डाया होता है। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पर सर्ज टैंक लगे हुए होते हैं, सर्ज टैंक लगे हुए होते हैं। सर्ज टैंक का भी एक अलग फंक्शन होता है। हम पेन स्ट्रोक से यहाँ से वाटर को सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमारा वाल्व लगा होता है जो वाटर के ऑन ऑफ को ऑन ऑफ कर सकते हैं, या वाटर के सप्लाई को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, वाटर की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जो आपको ये दिखाई दे रहा है वाल्व। ठीक है, यहाँ पर नोजल होता है जो कि हमारे टरबाइन के जो बकेट होते हैं या जो फिन्स होती हैं, ठीक है, उसमें वाटर को इंजेक्ट करता है। ठीक है, स्प्रे करता है नोजल। तो एक तरह से इसमें जो भी आपकी गतिज ऊर्जा थी, ये गतिज ऊर्जा यहाँ पर हमारे टरबाइन को रोटेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब ये गतिज ऊर्जा अब यहाँ पर यांत्रिक शक्ति में बदल जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में ये बदल जाता है। ठीक है, तो वाटर की गतिज ऊर्जा को यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब हमें आवश्यकता है टरबाइन घुमाने की, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की आवश्यकता है तो हम यहाँ से वाटर सप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हमें लगता है कि अभी नहीं करना है, अभी हमें नीड नहीं है, तो हम इसको रोकने के लिए ये वाल्व को क्लोज कर देते हैं। जब वाल्व को क्लोज करेंगे वाल्व को, तो यहाँ से पानी जो वाटर है वो सप्लाई होना बंद हो जाएगा। जब यहाँ से हम एकाएक वाटर को क्लोज करेंगे, वाटर की सप्लाई को क्लोज करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि बहुत ज्यादा सर्ज पैदा होता है। क्या होता है, एकाएक बहुत ज्यादा सर्ज पैदा होगा, जिसके कारण हमारा जो पेन स्ट्रोक है वो फट सकता है। ठीक है, पेन स्ट्रोक क्या है कि फट जाएगा यदि आपने वाटर हैमरिंग होगी। ठीक है, जब हम एकाएक यहाँ पर वाल्व को क्लोज करेंगे, क्योंकि वाटर सप्लाई हो रहा है बेटा, और आपने वाटर को सप्लाई होना सडनली आपने यहाँ से बंद कर दिया, तो उस केस में यहाँ पर वाटर हैमरिंग होगी। वाटर हैमरिंग का मतलब है कि जो आपका पेन स्ट्रोक है, ये जो ये पाइप से यहाँ पर लगे हुए हैं वाटर सप्लाई करने के लिए, उसके अंदर वाले भाग में बहुत ज्यादा फोर्स सप्लाई होगा। ठीक है, अंदर बहुत ज्यादा सर्ज पैदा होगा। ठीक है, वाटर हैमरिंग होगी, जिसके कारण आपका जो पेन स्ट्रोक है वो फट सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सर्ज टैंक लगा देते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हिल्लोल टैंक के नाम से जाना जाता है, जो सर्ज को रिमूव करता है। इसमें आने वाला जो भी सर्ज है, इसके कारण यहाँ पर जो सर्ज आया था, जो पेन स्ट्रोक के आंतरिक मतलब इंटरनल पार्ट में काफी प्रेशर अप्लाई कर रहा था, ठीक है, उसको इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ये सर्ज को रिलीज करने के लिए हम यहाँ पर एक सर्ज टैंक लगाते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे जो घरों में पानी के लिए अलग अलग जो पाइपलाइन होती है, जो शहरों में बस्तियों में पानी सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन डली होती है। ठीक है, तो उन पाइपलाइन से पानी फ्लो होता है, तो वहां पर भी आप देखोगे इनके अलग अलग वाल्व लगे होते हैं। कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि पानी रोड से बाहर फ्लो होते रहता है।
ठीक है। तो एक्चुअली वहां पर सर्ज टैंक लगे होते हैं, जो वहां पर आने वाले जो पाइप के अंदर जो सर्ज आता है बहुत ज्यादा, एक पानी बहुत वहां से सप्लाई हो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं ले रहे हैं, इधर के नल सारे बंद है, तो वो सर्ज पैदा होता है उनके पाइप में। तो जो सर्ज टैंक होता है उसको वो बैलेंस करता है, उसको वो मैनेज कर देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से पाइप को फटने से बचाने के लिए सर्ज टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जो वाटर हैमर को न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है। और फिर कभी क्या हुआ कि अब मान लीजिए हमको अब वाटर हमको बहुत ज्यादा यहाँ से सप्लाई करना है, तो यहाँ पर कुछ पानी स्टोर भी हो जाता है, ये कुछ इस तरह से स्टोर भी कर लेता है। जब यहाँ हमें वाटर की कमी आ जाती है तो ये सप्लाई भी करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में हम यहाँ टरबाइन लगा हुआ, टरबाइन टरबाइन का काम क्या है कि मैकेनिकल पावर, ये एक प्राइम मूवर है, मैकेनिकल पावर इसमें जनरेट हो चुकी होती है वाटर को सप्लाई करने से। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस टरबाइन को हम जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे, जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है वो 11 केवी या 33 केवी, 33 केवी बहुत रेयर केस में जनरेट करते हैं, मोस्टली अपन 11 केवी ही इंडिया में जनरेट करते हैं। तो अब इसको हमें दूर दूर तक इसको ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है। जहां पर हमारे ये डैम बने होते हैं, जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बने होते हैं, वहीं पर हमें इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि ये बहुत दूर शहर बस्तियों से बहुत दूर ये बनाए जाते हैं, जहां पर आसानी से लैंड अवेलेबल हो, जहां पर नदी हो, नदी निकली हो, या जहां पर मतलब ये सारी सुविधाएं देखा जाता है, साइट सिलेक्शन देखा जाता है कि कहाँ पर ये मतलब इसको इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये शहर बस्तियों से दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ठीक है। जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लैंड अवेलेबल होता है, वहां पर ये इस प्रकार के प्लांट्स बैठाए जाते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत अधिक एरिया की, ठीक है, बहुत अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। ठीक है। बहुत अधिक जमीन की आवश्यकता होती है। तो अब हमें मान लो बस्ती में या 100 200 400 किलोमीटर दूर हमको अब उसको सप्लाई करना है करंट को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो जनरेटिंग वोल्टेज है उसको क्या करते हैं, हम स्टेप अप करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का उपयोग करके जनरेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। ठीक है। वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में उसको हम ट्रांसमिट करते हैं दूर दूर तक। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले स्टेप अप कर लेते हैं, फिर ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करके हम उनको दूर तक ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ठीक है। और इसके ये ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स बताए गए हैं। ठीक है। सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे सर? क्वेश्चन बेटा यही आएगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ब्लॉक डायग्राम की सहायता से समझाइए। ठीक है। या एमसीक्यू यदि पूछा जाता है तो आपको पूछ लेगा कि सर्च टैंक का काम क्या है, वाटर हैमर का क्या है, और इस तरह से फिर आपको अलग अलग ऑप्शंस दे सकता है। और मोस्टली यदि आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो आपके जो एग्जाम होगा वो रिटर्न होगा, है ना। आपको थ्योरी बेस्ड होता है एग्जाम, जो आपको लिखना होता है। इसमें बताया जाएगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ब्लॉक डायग्राम की सहायता से समझाइए। ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में इसके 1 बाई 1 को सारे समझाना पड़ेगा कि वाटर स्टोरेज क्या है, जलाशय, डैम, और पेन स्ट्रोक, सर्ज टैंक, वॉल्व, नोजल, टरबाइन, ये सब चीजों को लिखकर उनके बारे में 2 4 लाइन आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या है, इनका फंक्शन क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ये क्यों लगाया गया है। सर ऑफलाइन क्लासेस कब से लग रही है? बेटा आपकी ऑलमोस्ट आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो ही जाएंगी ऑफलाइन क्लास। तेरे साथ में पढ़ती है क्या वो? हो सकता है कि हो मतलब 29 30 से स्टार्ट हो जाए, ये नहीं होगी 29 को, 30 को नहीं होती है, तो बेटा 1 तारीख से हो ही जाना है आपकी क्लास। सर हाँ जी, शोर कहाँ से आ रहा है भाई? पहले तुम म्यूट करो जो शोर कर रहा है। हाँ पल्लवी बोलो। सर होली की छुट्टी नहीं मिल रही है? बेटा होली की छुट्टी है, कल की छुट्टी, परसों की छुट्टी है, 2 दिन की है ना। कल संडे है, परसों होली की छुट्टी है। इसके बाद आपकी जो क्लास होगी वो ऑफलाइन होगी, है ना। आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप उसका वेट करेंगे, आपको ऑफलाइन का टाइम टेबल अलग से आपके ग्रुप में दे दिया जाएगा। ओके सर। सर जैसे ये क्वेश्चन आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बताया, ठीक है,
हाँ तो जी आपने जैसे बताया कि इधर वाटर स्टोरेज किया जाता है, फिर उसके हाँ बाद में डैम से पानी को मतलब पेनस्टॉक पाइप की सहायता से ये टरबाइन पर घुमाया जाता है। हाँ तो सर इसमें मतलब हमको क्वेश्चन मतलब कितने फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये आप बता सकते हैं? हाँ बेटा, क्वेश्चन ने यही पूछ लिया कि मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब ये नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सर ये फिर आपको इसमें थ्योरी। पॉइंट को हाँ जी एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझाना पड़ेगा सर कि इसका ये काम होता है, उसका वो काम हाँ होता है। जी बिल्कुल। जैसे आप मान लीजिए डैम, तो आपको बोलना पड़ेगा कि डैम में हम वाटर हेड प्रोवाइड करते हैं, हम डैम में वाटर को स्टोरेज करते हैं, और डैम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम वाटर को हेड पे मतलब शीर्ष प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, वाटर हेड प्रोवाइड करने के लिए हम डैम बनाते हैं जहाँ से मतलब जहाँ पर वाटर की काइनेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया जा सके। ठीक है, वाटर हेड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अपन कैसे नीचे पानी गिराएंगे, हमको ऊपर से पानी नीचे गिराना होता है। मतलब जो सबसे पहले आप ऊपर पानी स्टोर करोगे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वाटर की, और जब उसको नीचे गिराओगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो आपको डैम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जब पानी को हम हेड जब हेड कम होता है, ठीक है, तो उसको पर्याप्त हेड प्रोवाइड करने के लिए, शीर्ष प्रदान करने के लिए हम बांध बनाते हैं। ठीक है, यस सर। कि आप वाटर नीचे पे भरा, अब हमको उसको ऊपर से गिराना है तो हम बांध बनाएंगे, ज्यादा मात्रा में ऊंचाई तक पानी भरेगा, फिर उसको ऊपर से गिराएंगे नीचे, तभी उसको जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। है ना, क्योंकि हम समतल में तो पानी गिरा नहीं सकते हैं, यदि प्लेन सरफेस में हम पानी गिराना चाहें तो वहां तो गिरा नहीं सकते हैं। तो हम बांध बनाने का मेन मकसद है कि वाटर हेड प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, हाँ सर ठीक है। फिर उसके बाद में जलाशय होता है, रिजर्वायर। मतलब ये देखो, ये जैसे डैम है, यहाँ रिजर्वायर होता है। अब डैम की इतनी कैपेसिटी नहीं होती बेटा कि पूरा पानी डैम में स्टोरेज किया जा सके। तो बरसात के दिनों में क्या है कि पानी हमारे पास इतना ज्यादा अवेलेबल होता है कि हम एक्स्ट्रा जलाशय बनाते हैं, एक्स्ट्रा जलाशय बनाते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा पानी को स्टोर कर लेते हैं कि मान लो जब गर्मी के दिनों में पानी की कमी आएगी तो हम जलाशय से उसको सप्लाई को अपने डैम में कर लेंगे, और फिर उसके बाद में वो आपूर्ति को पूरा करेंगे। ठीक है, तो जलाशय और डैम ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है यस सर। ना, तो एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, जो बांध के पीछे का भाग होता है, ठीक है, एक झील होती है या एक जलाशय होता है, मतलब पोंड टाइप का होता है, बहुत बड़ा तालाब टाइप का होता है, वहां पर और एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। जो ये वाटर स्टोरेज दिखा ना, एक्चुअल में ये रिजर्वायर, इसको आप लिख सकते हैं रिजर्वायर या जलाशय हिंदी में। ठीक है, हाँ सर। सर इसकी और नोट्स पेनिस्टोक। मिल सकती है? हाँ मैं इसका बेटा, हाँ मैं कोशिश करूंगा इसका आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। यस सर। ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो अपन क्लास नोट्स बना लिया करेंगे, अपन जो भी इसका चीजें रहेंगी हम नोट करवा दिया करेंगे, है ना। ऑलमोस्ट आपका जो लेटर है वो आ गया है आरजीपीवी से कि आपकी क्लास ऑफलाइन होना है। बस अब ये है कि आपका जो ये फेस्टिवल है होली वो निकल जाए, इसके बाद आपको ऑफलाइन आना ही है। ठीक है, वो 1-2 दिन में देखते हैं, अभी आपको प्रोवाइड करा देंगे आपका टाइम टेबल न्यू, है ना, ऑफलाइन के लिए। ठीक है, और ओके किसी सर। कोई क्वेरी? नो सर। ठीक है, तो जैसे हमको यदि हम साइट सिलेक्शन की बात करें कि अगर मान लो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को आपको इंस्टॉल करना है, तो साइट सिलेक्शन भी एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कि आप कहाँ पर इसको इंस्टॉल करें। तो हमेशा हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है इसमें बहुत ज़्यादा जो ग्राउंड है उसकी आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा एरिया की आवश्यकता होती है। तो हम ऐसे जगहों पे इंस्टॉल करते हैं जहाँ पर अच्छा खासा कम रेट में हमारा जमीन अवेलेबल हो, बंजर भूमि हो। ठीक है, वहां पर हम ऐसे प्लांट्स को बैठाते हैं, क्योंकि यदि वो खेती वाली जमीन होगी तो उस जमीन का रेट भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो साइट सिलेक्शन समय इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। फिर एक जो हाइट है वो हाइट में जमीन होना चाहिए ताकि हम उसको हाइट पे वाटर को स्टोर करें और उसको नीचे मतलब जब उसको छोड़ें तो उसमें बराबर पर्याप्त मात्रा में काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो सके। ठीक है, निश्चित शीर्ष पर पर्याप्त पानी की मात्रा भी उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, हमें वाटर की अवेलेबिलिटी भी देखना होता है साइट सिलेक्शन के समय में। ठीक है, कि वाटर अवेलेबल है या नहीं, कितना वाटर अवेलेबल है। ठीक है, बांध के लिए आवश्यक भूमि सस्ती है, सस्ती होनी चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए ताकि हम
जो भी आवश्यक सामान है उसको शीघ्र और सरलता से पहुंचा सकें। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। बांध बनाते समय पानी को दूसरी ओर मोड़ने की संभावना होनी चाहिए। कभी भी यदि हम बांध बना लिए, हमारा डैम में बहुत ज्यादा पानी हो गया है, बारिश बहुत ज्यादा लगातार हो रही है, अगर हम उसको दूसरी तरफ वाटर नहीं मोड़ रहे हैं या हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो हमारा बांध फूट जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप उस वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को दूसरी तरफ मोड़ सको। ठीक है, तो इन चीजों का बांध बनाते समय, जमीन का सिलेक्शन करते समय आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये चीजें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि हम लंबे समय तक, लॉन्ग लाइफ के लिए बांध का निर्माण कर सकें ना। और जमीन भी ऐसा होना चाहिए कि मतलब बांध बना मतलब एक मजबूत बांध बने। ठीक है, मजबूत बांध और कम लागत में बन जाए। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। ये साइट सिलेक्शन के समय में ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आज की क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो भी आपकी क्लास होगी नेक्स्ट, वो होगी